Good morning, friends. This is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best of the sources that are PIB, The Hindu, and Indian Express. This is an initiative by Questling IAS, and today on 19th of August 2026, Wednesday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Today's first question is from Geography. With reference to MMDR Amendment Act 2026, consider the following statements. Number 1, it seeks to address the problem of multiple and varying levies on mining activities. And number 2, it abolishes the District Mineral Foundation DMF mechanism for the welfare of mining affected communities. Which of the above statements is or are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies. तो आप देखो तो इस क्वेश्चन में है क्या, ये MMDR अमेंडमेंट एक्ट के बारे में. MMDR क्या है? मिनरल माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, ये सबसे पहले आया था 1957 में. बाद में इसके कई अमेंडमेंट्स हुए, तो सबसे रिसेंट अमेंडमेंट 2026 में है, जिसमें काफी कुछ जोड़ा गया है. और आप ये पहला स्टेटमेंट देखो, इट सीक्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल एंड वेरिंग लेवीज ऑन माइनिंग एक्टिविटीज. तो लेवीज का मतलब क्या होता है कि जो टैक्सेस होते हैं, अलग अलग तरह के ड्यूटीज या टैक्सेस लगाए जाते हैं लेवीज के तौर पे, तो वो जो मल्टीपल लगते थे पहले, उनको यूनिफाई करने की कोशिश की गई है. तो ये तो करेंगे ही. अगर कोई नया अमेंडमेंट है, रिसेंट है, तो ये तो रैशनलाइजेशन करने का चांस है ही. मतलब रैशनलाइजेशन ही करेंगे उसमें, ना कि और ज़्यादा टैक्सेस और लेवीज को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो ये अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये गेस कर सकते हो कि ये सही है, और ऐसे किया भी गया है. बहुत सारे लेवीज को कम करके उनको यूनिफाई किया गया है, उनको सिंप्लीफाई किया गया है. और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को ये एबॉलिश कर देंगे. ये क्यों करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो कि जिस भी एरिया में माइनिंग होती है तो उसके पीपल का वेलफेयर हो, ना कि जो कंपनी कॉर्पोरेट जो वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रही है वो एक्सप्लॉइट न करे. उनके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ के जो रेसिडेंट हैं ओरिजिनल, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाता है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका जो है हेड होता है. और तो इसको मतलब एबॉलिश करने की कोई मतलब नहीं बनता है. ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही काम की बॉडी है. तो दूसरा वाला रॉन्ग है हमारा. और अगर आपको ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है, फिर भी आप 50-50 पे तो इस तरह के क्वेश्चंस में आराम से पहुंच जाते हो, अगर एक भी आप गेस कर ले रहे हो तो. ये 2 पॉइंट क्वेश्चन का यही फायदा है कि अगर पहला आप गेस कर लिए कि सही है तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं. तो ए और सी में अब आप 50-50 पे पहुंच गए, और यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वाला पे गेस कर सकते हो, अगर पता है तो भी, नहीं पता है तो भी. तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 है, ए. एक्सप्लेनेशन देखिए तो आंसर ए है, और ये MMDR अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है. ये कॉन्टेक्स्ट लाइन होती है. सीक्स टू रैशनलाइज द फिस्कल फ्रेमवर्क ऑफ द माइनिंग सेक्टर व्हाइल रिटेनिंग वेलफेयर मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय माइनिंग. क्या क्या फिस्कल जो फ्रेमवर्क है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको रैशनलाइज कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द वेलफेयर मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटीज. मतलब जो भी कम्युनिटीज वहां पे हैं, रेसिडेंट हैं ओरिजिनल, जो बात की हमने, उसको बिना अफेक्ट किए फिस्कल फ्रेमवर्क को रैशनलाइज कर रहे हैं. तो ये दोनों ही पॉइंट इससे जुड़े हैं, उसको हमने डिस्कस किया क्वेश्चन के साथ. एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. और ये MCQ बनाया गया है PIB बैकग्राउंडर के इस आर्टिकल से. इसको आप जाके पढ़ें, इसमें काफी होलिस्टिक और डिटेल इंफॉर्मेशन होता है. और आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पॉलिटी से है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, इन इंडिया possession of an elector's photo identity card EPIC is not the sole means of establishing the identity of an elector at a polling station. Statement 2, the Election Commission of India may permit the use of other prescribed identity documents
for voters who are unable to produce their epic. Statement 3. The name of the elector must be included in the electoral roll of the concerned polling area to be eligible to vote. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Option A, both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Option B, both statement 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1. Only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. Neither statement 2 nor 3 is correct. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies here. अब ये क्वेश्चन न्यूज में इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने कंपेयर कर दिया है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इंडिया में, उसने तारीफ की कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली भी। वहीं पे यूएसए अभी इस मामले में पीछे है, तो इसलिए ये न्यूज़ में दोबारा से आ गया है। तो इसलिए उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है कि ईपिक से रिलेटेड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं यहीं पे कि ये टीएन सेशन के टाइम में 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स या डुप्लीकेशन किसी भी तरह का ना हो, डुप्लीकेसी। तो अब ये 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया है कि स्टेटमेंट 1 हमेशा ही सही होता है। इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, ये हमेशा ही सही होता है। लेकिन इसको आपको पढ़ने की इसलिए जरूरत है ताकि आप स्टेटमेंट 2 और 3 के साथ इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओ। इन इंडिया, पोजीशन ऑफ इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड ईपिक इज नॉट द सोल मीन्स ऑफ स्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्टर एट अ पोलिंग स्टेशन। ये सही बात है, बिल्कुल ही सही होता ही है। और इसमें यह दिया है कि सिर्फ ईपिक के आधार पे ही मतलब इलेक्टर की आइडेंटिटी नहीं डिटरमाइन की जा सकती, बाकी जैसे आधार कार्ड वगैरह भी यूज किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। ये हमेशा न्यूज़पेपर में आता ही रहता है, मतलब इलेक्शन के टाइम पे। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में परमिट द यूज ऑफ अदर प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर वोटर्स हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ईपिक। सही बात है, इलेक्शन कमीशन जिस आइडेंटिटी कार्ड को अलाउ करेगी वो सारे यूज किया जा सकते हैं वोटिंग के समय, ईपिक के अलावा भी, ठीक है। उसी तरह से स्टेटमेंट 3 है, द नेम ऑफ द इलेक्टर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंसर्न पोलिंग एरिया टू बी एलिजिबल टू वोट। ये भी सही बात है कि इलेक्टर का इलेक्टोरल रोल में होना जरूरी है, तभी वो वोट कर सकता है, वरना कोई भी आके वोट कर देगा ना। इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए तभी आप वोट कर सकते हो। लेकिन आप देखो, अगर इनके रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट 2 का और स्टेटमेंट 3 का स्टेटमेंट 1 से, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है कि आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्टर ईपिक इज नॉट द सोल मींस। तो ये वाला इससे रिलेटेड है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन अगर बोल रहा है कि बाकी आइडेंटिटी कार्ड्स को भी वो वैलिडेट करेगा, तो इसका मतलब है कि ईपिक जो है सोल आइडेंटिटी कार्ड नहीं रह जाएगा। इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, दैट मींस इट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। वहीं की तीसरा स्टेटमेंट सही होने के बावजूद भी डायरेक्टली कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, इसी तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान से थोड़ा देखने की जरूरत होती है पेपर के समय। एक्सप्लेनेशन देखें तो आंसर बी है, और ये मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस और इंडियन वोटिंग सिस्टम को कंपेयर किया है, इसलिए ये न्यूज में आया। और बाकी स्टेटमेंट्स भी हमने क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दिए हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आंसर बी है, और ये क्वेश्चन लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से, एक्सप्लेन आर्टिकल है, व्हाई ट्रंप इज यूजिंग इंडिया एज एग्जांपल फॉर स्ट्रिक्टर वोटिंग रूल्स इन द यूएस। पढ़ो जाके, एक्सप्लेन आर्टिकल काफी अच्छे होते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, विथ रेफरेंस टू द केन एंड बेतवा रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, both rivers originate in Vindhyan region. Number 2, both rivers are tributaries of Yamuna river. Number 3, Ken joins the Yamuna in Uttar Pradesh. Number 4, Betwa joins the Ganga directly. Which of the following statements given above are correct? Option A, 1, 2 and 3 only. Option B, 1 and 4 only. Option C, 2, 3 and 4 only. Option D, 1, 2, 3 and 4 all. ठीक है, अब इस वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो।
हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किसी एलिमिनेशन ट्रिक से या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, ये रिवर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, और अगर चारों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो तो एक तो बोल रहा है कि बोथ रिवर ओरिजिनेट इन विंध्यन रीजन, ये आपको पता है तो सही है, ये फैक्चुअल हो गया। बोथ रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर। अब देखो ये चीज आपको मेनली डिसाइफर करने की है कि अगर आपको कोई नॉलेज नहीं भी है केन बेतवा के बारे में, अगर बिल्कुल अनजान हो, फिर भी ऐसे अनजान होना नहीं चाहिए आपको, कि देखो यहाँ पहला एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, और दूसरा क्या बोल रहा है, बेतवा ज्वाइंस द गंगा डायरेक्टली। तो अगर बेतवा गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करेगी तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, तो 2 और 4 कभी भी साथ में नहीं जाएगा। तो 2 और 4 जहां भी साथ में दिखे आप उसको काट दो, ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। 50-50 पे आप पहुंच गए, बस एक ट्रिक के आधार पे, मतलब एक बार अच्छे से आपने पढ़ा चारों स्टेटमेंट को और आपने देखा कि दोनों 2 और 4 सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं और आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 50-50 पे आप आराम से पहुंच गए। अब इसमें बस आपको एक और फैक्ट जानने की जरूरत है कि दोनों ट्रिब्यूटरीज यमुना की ही हैं, और यमुना फिर बाद में ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो दूसरा वाला सही है, चौथा गलत है, इस हिसाब से हमारा आंसर ए आ जाता है। और एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में यही बात है कि आंसर ए है। और केन, और ये न्यूज में क्यों भाई, क्यों, क्योंकि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो काफी टाइम से चला आ रहा है न्यूज में, इसके इनिशिएटिव जो एम्ड एट ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम केन बेसिन टू बेतवा बेसिन टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी ऑफ बुंदेलखंड रीजन, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कारण काफी जो एरियाज है वो सबमर्ज हो जाएंगे, तो जो वहां भी लोग रहने वाले हैं तो वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही, इसी से रिलेटेड है। और केन ओरिजिनेट्स इन विंध्यन प्लेटू वाइल बेतवा आल्सो ओरिजिनेट्स इन विंध्यन रीजन, तो दोनों ही विंध्यन प्लेटू के में से ओरिजिनेट करते हैं केन और बेतवा, और बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना एंड बेतवा मीट्स यमुना नॉट द गंगा डायरेक्टली, ये तो वहां भी बताया हमने। और यमुना जो है केन ज्वाइन करता है बांदा रीजन के पास, उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, और ये क्वेश्चन लिया कहां से गया है, ये द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया है, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। हमारा चौथा क्वेश्चन आज का जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्री रीजन ग्रुपिंग, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए। नंबर 4 न्यूजीलैंड, वही ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट सीईसीए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीईपीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, एंड ईयर्स ऑफ साइनिंग 2021, 2022, 2024, 2026। अब ये 3 कॉलम वाले क्वेश्चन जो हैं ये नए ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये 2024 से, पहले 2 कॉलम तक ही आते थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी ऑल 4। अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, उससे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि इसमें कुछ लग पाता है यानी ट्रिक, लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक एक डिटेल पता होना चाहिए। तो ये दिस आई विल से दैट दिस इज अ टफ क्वेश्चन। इसमें आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, इसमें गेस वर्क कर पाना या किसी भी तरह का जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे एलिमिनेट कर पाना मुश्किल है। तो इसमें मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर सी है। इसमें सिर्फ 3 ही पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, बाकी एक गलत है। कौन सा वाला गलत है? ये नंबर 2, ये इसमें ईयर तो सही दिया है, बस ये वाला गलत दे दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जबकि नहीं है। क्या है ऑस्ट्रेलिया के साथ? हमारा ईएफटीए है। ईएफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? आई एम सॉरी, ईएफटीए नहीं, ईसीटीए। ईसीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो ईसीटीए है, ना कि सीईसीए। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसलिए गलत है।
एक्सप्लेनेशन देखें एक बार तो इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स नेटवर्क ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो अभी रिसेंटली भी ढेर सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं और काफी पिछले कई सालों में बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये इसलिए पीआईबी के आर्टिकल में एक्सप्लेनर में अच्छे से दिया गया था। आप वहां पे जाके उसको पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इंडिया और मॉरिशस के बारे में जो है दिया गया है कि सीईपीए इन्होंने साइन किया है 2021 में। वही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईसीटीए इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 2022 में। वही इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, इंडिया और ईएफटीए ने साइन किया है टेपा, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2024 में। ये रिसेंट है, 2 साल पहले की। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंड एफटीए इन 2026। सबसे रिसेंट यही है, इंडिया और न्यूजीलैंड का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो है इसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं, इसका क्या वैल्यू है और क्या अभी मैं आपको यहाँ पे हर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आगे कभी समय मिलेगा तो मैं इसको भी बताऊंगा आपको कि डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स में क्या क्या होता है और कौन सा ज़्यादा कॉपरेशन को इंटाइस करता है। बाकी हम लोग अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पीआईबी के इस आर्टिकल से लिया गया, स्क्रीनशॉट हमने शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशन से ही है। विथ रेफरेंस टू ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, the 12th meeting held under India BRICS chairmanship emphasized a people-centric and implementation-oriented approach to environmental action. Number 2, the meeting is a subsidiary body established under the United Nations Environment Programme (UNEP). And number 3, decision adopted at meeting are legally binding on all BRICS member countries. Which of the statement given above are correct? Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation. But before that, we will try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies here. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग से रिलेटेड है और इंडिया अभी चेयर है, आपको पता होगा ब्रिक्स का। तो जितने भी मीटिंग्स वगैरह हैं वो इंडिया में ही मतलब होल्ड किए जा रहे हैं, इंडिया में ही हो रहे हैं। ये काफी हद तक जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये पहला देखो स्टेटमेंट, 12th मीटिंग हेल्ड इन इंडिया ब्रिक्स चेयरमैनशिप एम्फसाइज्ड अ पीपल सेंट्रिक एंड इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड अप्रोच टू एनवायरमेंटल एक्शन। तो ये इंडिया इसका चेयर है, ये तो आपको पता ही है। और फिर ये पीपल सेंट्रिक और इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड अप्रोच लिया है। ये पता नहीं भी है तो इसको आप ऐसे रेड फ्लैग नहीं है इसमें कुछ गलत, इसको एकदम से नहीं सोच सकते। वही दूसरा ऑप्शन देखो आप, दूसरा स्टेटमेंट की मीटिंग इज अ सब्सिडरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर यूएनईपी। यूएनईपी के अंदर क्यों काम करेगा यार, ब्रिक्स अपना इंडिपेंडेंट है। तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, आउटराइटली आप तुरंत ही गलत देख लोगे इसमें गलती। वही तीसरा देखो, डिसीजन अडॉप्टेड एट मीटिंग आर लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। तो ये भी गलत है यार, ऐसे अगर यहाँ डिसीजन लिया और सभी पे लीगली बाइंडिंग हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए फिर फर्दर कंट्री को उसके रिगार्डिंग एक्ट वैक्ट पास करना होगा। ऐसे ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली डिसाइड करे और सब पे लीगली बाइंडिंग हो जाए, ऐसा नहीं। फिर भी अगर आपको तीसरा स्टेटमेंट नहीं भी पता है, फिर भी आप दूसरा गलत है इसके आधार पे 2 एलिमिनेट कर ले रहे हो। और दूसरा तो बिल्कुल गलत है भाई, यूएनईपी क्यों कंट्रोल करेगा, ब्रिक्स एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मतलब अलायंस है। तो उसी हिसाब से देखें तो हमारा आज इसका आंसर ए हो जाता है, 1 ओनली। पहले दूसरा और तीसरा गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो ये उसी बात को है रिपीट किया कि 12th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग इंडिया में ब्रिक्स के चेयरमैनशिप के अंदर हुआ है, एस्टेब्लिशिंग पीपल सेंट्रिक सस्टेनेबल इंप्लीमेंटेशन एंड एनवायरमेंट एक्शन। और इंडिया ने हाईलाइट किया है नीड फॉर एनवायरमेंटल एक्शन इन रिस्पॉन्सिव टू द रियलिटीज ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। बाकी वही कि ब्रिक्स के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में कॉपरेशन मैकेनिज्म अमंग ब्रिक्स मेंबर्स एंड इज नॉट अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूएनईपी। ये तो सही बात है भाई, हमने वहां पे डिस्कस किया। मिनिस्टेरियल स्टेटमेंट्स अडॉप्टेड एट सच मीटिंग्स डू नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस।
तो वहां पे हमने डिस्कस कर ही लिया क्वेश्चन के साथ। ये लिया गया है पीआईबी के इस आर्टिकल से। ये आपको हमने शेयर कर दिया इसका स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही। आज के 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर टेक्स्ट में चाहिए या फिर क्विज के रूप में अटेम्प्ट करना है इन 5 क्वेश्चंस को, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक्स मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के, वहां पे जाके फॉलो करिए। और थैंक यू वेरी मच।